Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 सेल। तो सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो फंक्शन कैसे करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। पता है आपको, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं या तो वो लिविंग है, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और कुछ नॉन लिविंग्स हैं, जैसे आपका बिल्डिंग होगी, आपका आपका घर हो गया, आपके व्हीकल्स हो गए। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. और आपको ये भी पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शंस करते हैं। फंक्शन कैसे? जैसे आपको पता है, हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम डाइजेशन करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर सर्कुलेशन चलता रहता है, हमारे एक नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? फंक्शंस हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। अब आपको ये भी पता है कि ये जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं। ऐसे नहीं है कि जो हार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करेगा, ऐसा तो है नहीं ना। हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. अब ऑर्गन जो है उनके भी आगे क्या है? उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को हम ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे ब्रिक्स जो है उससे एक एक ब्रिक जुड़कर क्या बनती है? पूरी बिल्डिंग बन जाती है। वैसे ही हमारी जो सेल्स हैं आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? पूरी बॉडी बनाती हैं ऑर्गेनिज्म की। क्लियर? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सबसे पहले सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यूज बोलते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक 8.1, डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है, कब हुई है, किसने की? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। देखो, इसकी डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कब की डिस्कवरी? 1665 ईयर है, याद रखना है आपको, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। और इसकी डिस्कवरी की किस में? तो आपको याद रखना है कि कॉर्क लिया इसने। कॉर्क एक पार्ट होता है किसका? बार्क का। ट्री में जो बार्क होता है उसका एक पार्ट है कॉर्क। उसका जो छोटा सा टुकड़ा इसने लिया और उसको एक मैग्नीफाइंग डिवाइस में उसने चेक किया कि ये कैसा है। तो वहां से सेल की डिस्कवरी हुई। वहां इसने नोटिस क्या किया? ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही नोटिस पार्शियंट बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। तो उसने क्या किया? यहाँ पे उस कॉर्क के स्लाइस में क्या था? बहुत सारे कंपार्टमेंट थे, छोटे छोटे बॉक्सेस मान लो आप उसमें थे, जैसा आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम। और ये बॉक्स ऐसे लग रहे थे जैसे क्या हो? हनी कॉम हो, मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है ना, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, वैसे ये दिख रहे थे। He also noticed that one box was separate from the other by a wall or partition. अब उसने ये भी नोटिस किया कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से अलग कैसे है? बीच में एक दीवार सी बनी हुई है, वॉल बनी हुई है।
हु कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, उसने उस बॉक्स को नाम दे दिया सेल। वट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वाज एक्चुअली डेड सेल्स, लेकिन जो हुक ने डिस्कवरी की वो एक डेड सेल थी। डेड सेल कैसे हुई? क्योंकि जो बार्क था उसका कॉर्क उसने वहां से निकाल के उसको चीज को देखा है, तो एक डेड सेल हो गया ना वो, क्योंकि वो प्लांट से अलग हो गया चीज। अगर प्लांट से जुड़ा होता तो वो क्या होता, एक लिविंग सेल होता, लेकिन अब उसने उसको उखाड़ के वहां से ले आया तो डेड सेल है वो। क्लियर? सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को अगर हमने देखना है तो उसकी डिस्कवरी कब हुई? जब हमारे यहाँ पे क्या आ चुका था, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जब आ गया, तब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में पता लगा। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी हुई डेड सेल को लेकर, उसके 150 साल तक हमें इतना ज़्यादा सेल के बारे में नहीं पता था, क्योंकि तब हमारे पास ये इम्प्रूव माइक्रोस्कोप नहीं था। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, आज हम बहुत कुछ जानते हैं सेल के बारे में, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसकी जो मैग्निफिकेशन जो पावर है वो ज़्यादा है, काफ़ी जूम करके हम उसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे द सेल। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये क्या है? बेसिक है। अगर हम पूरी बिल्डिंग में से उसकी जो ईंट है नीचे वाली उसको निकाल दें तो पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो सकती है, तो ये बेसिक है उसका। वैसे ही हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइंस, शेप्स एंड साइज। अब देखो जैसे बिल्डिंग है उसमें जो ब्रिक्स है उन वो सेम जो है सिमिलर होती हैं ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स मिलकर ही क्या बनाएंगी? बिल्डिंग बनाएंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ब्रिक जो ईंट है उसका थोड़ा सा साइज अलग हो, उसकी शेप अलग हो। शेप आपको पता है, अलग अलग शेप्स आने लग गई ब्रिक्स की। ठीक है, साइज अलग हो सकता है, डिजाइन अलग हो सकता है। सिमिलरली जो लिविंग वर्ल्ड है, ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। वो भी इसी चीज के ऊपर डिफरेंट है, क्योंकि उनके सेल का साइज डिफरेंट है, किसी की शेप डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन बने सभी सेल से ही है। जैसे बिल्डिंग सारी ब्रिक्स से बनी है, लेकिन ब्रिक्स का जो साइज है, शेप है, डिजाइन है वो अलग हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स अलग अलग दिखती हैं। कहीं किसी की सुंदर है, किसी का डिजाइन अलग है बिल्डिंग का, किसी का सिंपल है, लेकिन है तो सारी ब्रिक्स से बनी हुई ना। वैसे ही हमारी जो बॉडीज है वो सारी सेल से बनी है, लेकिन सेल का साइज अलग है, किसी में नंबर ज्यादा है, किसी में कम है। क्लियर? सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। अब देखो हम ब्रिक्स की बात करें तो वो तो नॉन लिविंग है, उसकी स्ट्रक्चर तो सिंपल है, उसमें ऐसा तो है नहीं कुछ उसमें कोई हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, हमें कोई सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी है, ब्रिक का मेम्ब्रेन थोड़ी होगा कमाल, उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसकी जो सेल है उसमें काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो उसके काफ़ी पार्ट होते हैं आगे के आगे। अब पहली क्या बोल रही है? अ हेन्स एग कैन बी सीन इजली, इट इज अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इसने बोला है कि जो मुर्गी का अंडा है वो हमें इजली दिख जाता है बाहर से, क्या वो सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है? तो वो एक क्या है? एक सेल है वो। द एग ऑफ अ हेन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, उसको हम नंगी आंखों से हम उसको देख सकते हैं। 8.3 टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो वेराइटी तो है ही इनमें। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स।
Stains, dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. तो जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे पता करते हैं कि क्या इसकी जो नंबर है कितना है, शेप कैसी है, साइज कैसा है, तो वो माइक्रोस्कोप का एक तो यूज़ करते हैं और एक वो किसका यूज़ करते हैं, डाइज का, स्टेन्स का। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, डिसकलरेशन कर देते हैं उस पार्ट का, जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, डिटेल उसकी पता लग जाती है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स की। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या आप उसमें बता सकते हैं कि कितने सेल्स होंगी उसमें? एलिफेंट में कितना बड़ा एलिफेंट है, कितना बड़ा ट्री है? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। देखो कितनी सेल्स हो सकती हैं, बिलियंस में, ट्रिलियंस में। एक ह्यूमन बॉडी में क्या है, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रिलियंस, देखो इतना ज्यादा नंबर है। अब ट्रिलियंस होता कितना है, नीचे दिखा हुआ है आपको, देखो। अ बिलियन इज 1000 मिलियन। अब मिलियन तो आपको पता है 10 लाख होता है। 1000 मिलियन अगर जुड़ जाए तो एक बिलियन बनता है, और ट्रिलियन 1000 बिलियन मिलकर क्या बनता है, ट्रिलियन। तो एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हैं, साइज की हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, अलग अलग वो फंक्शन करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब जो ऐसा जीव, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा नहीं है कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है, अगर वो छोटे हैं तो वो जो सेल का फंक्शन है वो अलग करेंगे, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेल की फंक्शनिंग के ऊपर। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg. अब आप ये जानकर भी आपको वंडर होगा कि एक जो बिलियंस जो सेल्स रखने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लाइफ है वो भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। और वो सिंगल सेल कौन सा होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो मेल और फीमेल के क्या होता है, गैमेट्स से जुड़कर बनता है, जाइगोट बनता है। उस एक सिंगल सेल से ही आगे आगे बिलियंस और ट्रिलियंस उसमें क्या बनती हैं, सेल्स बनती हैं। तो सेल का नंबर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा कि उसकी फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगी। जो एक सेल फंक्शन कर रही है वही दो सेल भी फंक्शन वैसा का वैसा ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद द फर्टिलाइज एग हो गया। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाई हो जाती है एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसमें सेल्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई होती रहती है। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। देखो ये जो अमीबा है आपको दिख रहा है पिक्चर में, और ये जो पैरामीशियम है, दोनों सिंगल सेल से बने हुए हैं। देखो है तो ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल काम कर रही है इनके अंदर। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि का मतलब वन, सेलुलर का मतलब वही सेल। तो दो टाइप के हो गए हमारे पास, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ह्यूमन बीइंग किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर में आएंगे। अगर पूछ ले यूनिसेलुलर का एग्जांपल, तो आपका क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। क्लियर? A single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform। फंक्शन वही करते हैं जो मल्टीसेलुलर वाला कर रहे हैं, फंक्शन वही सिंगल सेल भी करेगा। A single cell organism like amoeba capture and digest food। ये कैप्चर करता है, डाइजेस्ट भी करता है फूड को, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी होता है, ये रिप्रोड्यूस भी करता है। तो देखो सारे फंक्शन कर रहा है जो एक मल्टीसेलुलर करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरी आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। तो ये हमारा हो ही गया।
मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जो स्पेशल सेल है वो काम करती हैं, वो स्पेशल सेल मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, तो वो अपना अपना फंक्शन करते हैं परफॉर्म। एक्टिविटी 8.1 क्या है, द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो टीचर को यहाँ पे दिखाना चाहिए अपने बच्चों को एक परमानेंट स्लाइड अमीबा और पैरामीशियन की, और इसके अंदर क्या क्या है। और अगर इसके पास ये नहीं है परमानेंट, तो वो क्या कर सकता है टीचर, एक पॉन्ड के ऊपर विजिट करके उसका वाटर ले आए और वहाँ पे उसको अमीबा पैरामीशियन मिल जाएंगे और उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके बच्चों को दिखाए। ये इसमें एक्टिविटी में बोला गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेप ऑफ सेल्स। शेप कैसी है, रेफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। देखो फिगर आप देखो अमीबा का कैसा है, क्या आप इसकी कोई शेप बता सकते हैं कि ये सर्कल है, ये राउंड शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, कोई भी शेप दिख रही है, नहीं दिख रही। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इररेगुलर, रेगुलर ही नहीं है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनाइट शेप, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अमीबा की कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों की तो होती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ये क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। आप इसको अच्छे से जब ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको इसकी जो बॉडी है उसके बाहर की तरफ एक उभरी हुई सी चीज दिखेगी, बाहर निकली हुई सी, और उसी की वजह से ये क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है, और वो इसकी मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है वही चीज। और इस चीज को बोलते क्या है, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, मतलब वो इसके क्या है, फॉल्स फीट है। फॉल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो किसी टाइम पे बाहर निकलेंगे मूवमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, फिर अंदर चले जाएंगे, फिर किसी और जगह से बाहर निकलेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। तो वो सिर्फ मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको फॉल्स फीट है, वो परमानेंट फीट नहीं है इसकी, इसलिए शेप चेंज हो रही है। एज यू लर्न इन क्लास 7th, these projection appear and disappear as amoeba moves or feeds। जैसे जैसे वो मूव करता है या किसी चीज को खा रहा है, तो एक बार तो वो अपीयर होगा वो प्रोजेक्शन, और एक बार वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये चीज क्या है, फॉल्स फीट बोलते हैं इसको, सूडोपोडिया। व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डेराइव बाय चेंजिंग शेप। अब पहले का क्वेश्चन है कि उसकी शेप चेंज होने का क्या एडवांटेज है उसको, तो बूजो क्या बता रहा है, द चेंज द शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। किसकी वजह से हो रहा है, सूडोपोडिया फॉल्स फीट की वजह से। विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चर फूड, जो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं एक तो, और एक फूड को कैप्चर करने में भी क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ये इसका फायदा है उसकी शेप चेंज होने का। अ वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा क्या है, एक सेल है जो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, और वो कहाँ पे मिलेगा हमें, अपने ब्लड में। ब्लड में RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर बात करें WBC की, व्हाइट ब्लड जो सेल है वो भी एक सिंगल सेल है, और वो भी अपनी शेप को चेंज करती है। बट वाइल WBC इज अ सेल, लेकिन अगर बात करें WBC तो एक सेल है, लेकिन अमीबा एक पूरा ऑर्गेनिज्म ही है जो अपनी शेप को चेंज करता है, और उसको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है। What shape would you expect in organism with millions of cells? उनकी शेप आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। Figure show different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shape are related to their specific function. तो आपको नीचे फिगर दिखा रखे हैं, अलग अलग सेल्स हैं आपकी। ऊपर वाली जो A वाली है ये स्फेरिकल शेप की है, रेड ब्लड सेल है ये। उसके बाद अगर B में देखें तो ये स्पिंडल शेप मसल सेल है। तीसरा देखें तो लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है। तो जनरली सेल्स आर राउंड होती है, स्फेरिकल होती है और इलोंगेटेड होती है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग होती है, सम आर ब्रांच होती है लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन।
The nerve cell receive and transfer messages, thereby help to control and coordinate the working of different parts of the body. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नर्व सेल्स के पास होता है, जिसका सीधा जो है रिलेट किससे करती है, वो ब्रेन के साथ। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप? कौन सा पार्ट है जो इसकी शेप देता है इसको? कैसे वो स्फेरिकल हो जाते हैं, कैसी वो स्पेंडल शेप में हो जाती हैं, कैसे वो ब्रांच बन जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। अब इसमें सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज है, झिल्ली होती है जो। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और ये मेम्ब्रेन ही है जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनको क्या मिलती है, शेप मिलती है। ठीक है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। उसका रीजन ये है कि प्लांट सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स अपनी जगह पे रहते हैं। आपको पता है विंड तेज आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, रेन आती है, तो सभी से बचाने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा सेल वॉल भी दी गई है, नेचर ने उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है। इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। बैक्टीरियल सेल आल्सो हैज अ सेल वॉल। जो बैक्टीरिया है उसकी सेल के ऊपर भी एक कवरिंग मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल। तो अगर पूछ ले सेल वॉल किस किस में होती है, तो प्लांट सेल में और बैक्टीरिया की सेल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइज ऑफ सेल्स। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, जैसे कि माइक्रोमीटर हो गया, 10⁻⁶ मीटर होता है माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रोन बोलते हैं। और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। लेकिन ज़्यादातर क्या होती हैं, छोटे साइज की होती हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिख सकती हैं। आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, they need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. सबसे जो छोटी सेल है वो किस में होती है, बैक्टीरिया में। कौन से साइज की, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर की उसमें क्या होती है, सेल होती है। द लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच के जो एग होता है वो होता है, वो लार्जेस्ट है। कितना साइज है उसका, 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर तक उसका साइज होता है। एक्टिविटी 8.2 क्या है, बॉयल अ हेन्स एग। हेन मुर्गी के अंडे को बॉयल करें। रिमूव द शेल, ऊपर वाला शेल उतार दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, अ वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट। एक वाइट मटेरियल है जो येलो पार्ट के ऊपर सराउंडेड है। वाइट मटेरियल जो होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। जब उसको गर्म करते हैं तो सॉलिडिफाई हो जाता है। द येलो पार्ट इज योक। येलो पार्ट क्या होता है, योक होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल का पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो आप इसको चेक कर सकते हैं विदाउट किसी भी माइक्रोस्कोप का यूज किए। ये भी तो एक सिंगल सेल है। आर द सेल्स इज एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रेट। अब इसने पहली ने पूछा है कि जो रैट है और जो एलिफेंट है, अगर दोनों में कंपेयर करें तो क्या एलिफेंट की सेल बड़े साइज की होगी? ऐसा नहीं है कि बड़े साइज का होगा तो सेल भी बड़ी होगी, ऐसा नहीं होता। सेल्स ज़्यादा हो सकती हैं नंबर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी सेल होगी एक ही एलिफेंट के अंदर। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ठीक है, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं होगा उसका साइज जो है सेल का। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, वो इसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है साइज उसका। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। अगर हम रैट और दोनों की बात करें तो दोनों में क्या है, वो लंबी है और दोनों ही ब्रांच सेल है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दोनों का फंक्शन भी सेम है।
दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, मतलब क्या है, मैसेज को ट्रांसफर करना। तो वो डिपेंड नहीं करता हमारे ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर कि हमारे सेल का साइज भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स, तो ये तो पता है हमें, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific function. For example, root help in the absorption of water and minerals. मिट्टी में से क्या करती हैं, वो पानी को सोखती हैं, मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करती है रूट। Leaves, as you have learned in class 7th, are responsible for synthesis of food. जो फूड बनता है प्लांट्स के अंदर वो कौन बनता है, कहाँ बनता है, उसको लीव के ऊपर बनता है, पत्ती के ऊपर। Each organ is further made up of smaller parts called tissues. अब ये जो each organ है वो किससे बने हैं, ये स्मॉलर पार्ट इसका क्या है, टिश्यू है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब टिश्यू क्या है, एक जैसी सेल का ग्रुप है जो परफॉर्म करेगा एक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, मतलब एक सिंगल सेल, एक जैसी सेल मिलकर क्या बन जाएगा, टिश्यू, और वो उस स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और ऐसे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इज टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो वो दोबारा रिपीट होगी चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पार्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल, अगर बेसिक कंपोनेंट की बात करें सेल की, तो एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है जो उसके अंदर भरा होता है, और तीसरा होता है इसमें न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के ऊपर एक झिल्ली सी होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। ये जो मेम्ब्रेन है वे एक सेल को दूसरी सेल से क्या करती है, सेपरेट करती है, और साथ के साथ जो बाहर वाला जो मीडियम है उससे भी उसको बचाती है, अंदर वाली चीज को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोर्स, पोर्स मतलब इसमें छेद है, एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और ये जो मेम्ब्रेन है यही अलाउ करेगा, मतलब एक प्रकार का क्या है ये, हम बोलते हैं ना कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, गेट के ऊपर जो खड़ा होता है पहरेदार, वॉचमैन होता है या क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो एक प्रकार का पहरेदार का काम करती है जो सेल मेम्ब्रेन है, इसे नहीं अलाउ करना है कि बाहर से क्या चीज अंदर जाएगी सेल के, और सेल से जो कौन सा वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा, यही अलाउ करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्टिविटी 8.3 क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल टेक एन ऑनियन बल्ब। अगर आपने बेसिक कंपोनेंट ऑब्जर्व करने हैं तो आप क्या लो, एक ऑनियन लो। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, ऊपर वाला जो पिंक कलर का जो छिलका है उसको बाहर निकाल दो। You can easily separate these from the fleshy white layer of the bulb with the help of forceps or even with your hand. आप एक चिमटे वगैरह से भी इसको अलग कर सकते हैं। व्हाइट वाला जो पार्ट होता है ना बीच में थोड़ा सा गीला सा होता है जो, और पिंक कलर का जो पार्ट है उसको अलग कर ले। अपने हाथों से कर सकते हैं, नहीं तो चिमटे से, फोर्सेप से आप अलग कर ले। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर, ब्रेक करके भी सेपरेट कर सकते हैं। Place a small piece of the thin onion peel in a drop of water on a glass slide. फिर आपने क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेनी है माइक्रोस्कोप वाली, उसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप रखनी है वाटर की, उसके ऊपर उस वाले जो व्हाइट वाला जो है ऑनियन का छिलका उसके ऊपर रख देना है। फिर आपने क्या करना है, एड अ ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू सोल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। उसके बाद उसके ऊपर मैथिलीन ब्लू जो सोल्यूशन है उसको डाल देना है 1-2 ड्रॉप, और उसके ऊपर फिर उसको कवर स्लिप से ढक देना है। और ध्यान रहे कि उसमें कोई भी बबल्स ना छूट जाए एयर के। ठीक है, ऑब्जर्व करना है फिर उस स्लाइड को हमने माइक्रोस्कोप में, और उसको ड्रॉ करना है हमने कॉपी पे, और कंपेयर करना है इस फिगर से 8.5 से कि ऐसा हमें दिखा या नहीं दिखा।
द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। अब जो बाउंड्री हमें दिख रही है माइक्रोस्कोप में वो क्या है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है। और उसके ऊपर एक और बाउंड्री दिख रही है जो उसको बोलते हैं सेल वॉल। हमें सेल वॉल क्यों दिखी, क्योंकि हमने क्या लिया है, ऑनियन लिया है, और ऑनियन क्या है, एक प्लांट है। तो प्लांट सेल में हमें पीछे पढ़ा था एक सेल वॉल भी होती है एडिशनल कवरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो वो इसकी क्या है, सेल वॉल है। सेंटर में जो हमें राउंड शेप का दिख रहा है वो होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और जो जेली लाइक सब्सटेंस इसमें भरा हुआ है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। अब वो जो पूछना चाहता है कि इसमें सेल वॉल क्यों होती है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। शेप तो कौन दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन। In addition to the cell membrane, there is a outer thick layer in cells of plants called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. ठीक है, ये क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है सेल को। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन होती रहती है, कभी ज़्यादा गर्मी है कभी सर्दी है, उससे प्रोटेक्शन के लिए। हाई विंड स्पीड, आंधी तूफान आ जाता है, उससे प्रोटेक्शन के लिए। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, प्रेशर होता है, उससे क्या होता है, उसको सुरक्षा मिलती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। इसको ये प्रोटेक्शन क्यों दी गई है, क्योंकि वो मूव करके नहीं जा सकते। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गई, ऐसे तो है नहीं कि प्लांट हमारे घर के अंदर जाके छुप जाएगा कि मुझे तो बाहर गर्मी लग रही है, ऐसा तो होगा नहीं ना, इसलिए इसको प्रोटेक्शन दी गई है। उसके बाद सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्राडिस्केंशिया। तो आप अपनी जो सेल्स हैं वो आप इस 3 प्लांट्स जो दे रखे हैं इनमें आप देख सकते हैं। एक तो ट्राडिस्केंशिया है, एक इलोडिया है, एक रोइयो है। इन तीनों की लीफ में आप चेक कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन। ऑनियन के जैसी इसकी भी आप स्लाइड बना के चेक कर सकते हैं। एक्टिविटी 8.4 क्या है, टेक अ क्लीन टूथपिक। एक टूथपिक लो या मैट स्टिक ले लो, उसकी जो ऊपर वाली ट्रिप है वो ब्रोक कर दो, आप हटा दो उसका। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक, अपनी गाल के अंदर उसको रगड़ो थोड़ा सा, विदाउट हर्टिंग इट, ज़्यादा नहीं रगड़ना, धीरे से आराम से। प्लेस इट ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड के ऊपर ड्रॉप डाल के उसके ऊपर उसको टूथपिक को रख दो, उसके अंदर अच्छे से घोल दो उसको। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, आयोडीन उसके ऊपर डाल दो और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दो। अब अगर आपके पास आयोडीन नहीं है तो आप क्या करो, वही मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन 1 से 2 ड्रॉप डाल के कवर स्लिप लगा दो। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप में चेक करो। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप मटेरियल। उस स्क्रैप मटेरियल में आपको बहुत सारी सेल्स नजर आएंगी और उसको आप कंपेयर करें फिगर 8.6 के साथ। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन होगा, उसमें साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। सेल वॉल इसमें अब्सेंट होगा क्योंकि ये हमारी क्या है, एनिमल की सेल है। ये किसकी थी, ह्यूमन बीइंग की, तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। दोनों के बीच में जो पानी सा भरा हुआ है जेली लाइक सब्सटेंस है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जहाँ पे एनर्जी बनती है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये हायर क्लास में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रकार का सेंटर होता है सारी सेल को कमांड देने वाला। इट इज जनरली स्फेरिकल, जनरली ये स्फेरिकल होता है। एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर में होगा। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको भी डिस्कलरेशन करके इसको इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अराउंड भी एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस, ये भी पोरस है, छेद है इसमें, और ये भी एक प्रकार के वॉचमैन का काम करेगी, गेट कीपर का काम करेगी, और अलाउ करेगी मूवमेंट मटेरियल की कौन सा मटेरियल इसके अंदर जाए साइटोप्लाज्म से और कौन सा इसके बाहर आए। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, अगर आपके पास हायर मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप है तो आप स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियस के अंदर एक और देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होगी जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन, इसके साथ ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें होती है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, और इसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन्स ही हेल्प करते हैं ट्रांसफर करने में कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब उसके बच्चों में पेरेंट्स से जो कैरेक्टर है वो अपने बच्चे में कौन भेजता है, जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। और जीन कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पे मिलेंगे आपको, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो देखो सेल मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, सेल का। तो सेल के अंदर कितना कुछ है, ठीक है। अभी आप और भी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो क्रोमोसोम के अंदर आपने देख लिया, और क्रोमोसोम आपको तभी दिखेगा जब वो डिवाइड होती है सेल। उसके बाद आपको जीन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताया गया है कि जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही मतलब इसमें सिम्टम जो हैं जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might have also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. तो जो आपके अंदर जो कैरेक्टर आते हैं अपने माता पिता से, वो जीन की वजह से ही आते हैं। ये आपको बताया गया है जीन के बारे में। Nucleus, in addition to its role in inheritance, act as a control center of the activities of the cell. Control center भी है सेल का। The entire content of a living cell is known as protoplasm. ये सारा जो कंटेंट है इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। It include the cytoplasm भी इसमें आ जाता है and the nucleus भी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और सेल का अगर पूछ ले लिविंग सब्सटेंस कौन सा है, जिंदा प्रोटोप्लाज्म होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बैक्टीरियल जो सेल है उसका अगर न्यूक्लियस देखें तो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसे दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक तो है बैक्टीरिया और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। इन दोनों के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड सॉरी, विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यू का मतलब ट्रू, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। तो समझ में आ गया, दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब्सेंट किस में होती है, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो क्या आपको कहीं पे कुछ खाली जगह सी मिली? ये जो खाली जगह है, ब्लैंक जो है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल, एक सिंगल वैक्यूल हो सकता है, एंड अ बिग एज इन एन ओनियन सेल, और बिग भी हो सकता है जैसे कि आपने ओनियन सेल में देखा। चीक सेल्स है स्मॉलर वैक्यूल्स, चीक सेल्स में क्या है, स्मॉलर वैक्यूल्स होता है।
लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में मेनली क्या होता है, बड़ा होता है वैक्यूल, लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें छोटे छोटे ब्लैंक से होंगे, वो वैक्यूल्स हैं। इसका काम आपको हायर क्लासेस में मिलेगा सभी का। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज, आपको एक कलर बॉडीज भी मिलेंगी इसमें साइटोप्लाज्म में, जैसे कि आपने जब प्रोडिस्केंशिया लीफ को देखा तब आपने देखा होगा। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई हैं। ये क्या है, ये है प्लास्टिड। दे आर डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं प्लास्टिड। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, किसी में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, अब जिसमें ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, इसी की वजह से क्या होता है, पत्तियों का जो हरा रंग आता है इसी की वजह से आता है। किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर किसकी वजह से है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से। कौन सा ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। ठीक है, यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो क्लोरोफिल लिखते हैं ना ऊपर, तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी है ये। कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, लास्ट टॉपिक है, आपने कंपेयर करना है। नीचे आपको टेबल दे रखा है, प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर कैसे करना है। इफ यू रिकॉल एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी को रिकॉल करके देखो। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल एनिमल सेल में होती है। सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में अब्सेंट। न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों में होगा। साइटोप्लाज्म की बात करें तो दोनों में होगा। प्लास्टिड की अगर बात करें तो प्लांट सेल में तो होगा लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, क्योंकि ये प्रकार का क्या है, ये तो कलर प्रोवाइड करेगा ना, तो कलर हमारे ह्यूमन बॉडी में तो होगा नहीं। वैक्यूल की बात करें तो दोनों में होगा। तो ये हमारा टेबल था, ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।